अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाज़िया अली और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। नाज़रीन, आपने हमारे साथ आपकी पसंद के सारे मेहमानों के साथ तमाम प्रोग्राम पसंद किए, आप सबकी फीडबैक भी दी और ख़ास तौर पर 49 एपिसोड को जिस तरह आप सब ने पसंद किया, उसमें मैंने ये भी कहा था कि गोल्डन जुबली यानी 50 एपिसोड जब हमारे कंप्लीट होंगे तो एक बड़ा धमाका किया जाएगा। और ख़ास तौर पे हमने जब सेलिब्रेशन भी की उसमें 50 एपिसोड्स की, तो वो एडवांस में की, चांद रात की तरह की। और आज जब चांद रात के बाद ईद आती है तो उसका अपना एक मज़ा होता है और मैंने उस पर कहा भी था आप सबसे कि हम एक बड़ा धमाका करेंगे, आपकी एक और पसंदीदा शख्सियत जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। अगर मैं अपने पुराने प्रोग्राम्स की बात करूं तो अब तक जितने भी शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ प्रोग्राम्स आप सब ने हमारे साथ देखे हैं, पसंद किए हैं, उसमें हमारी एक मेहमान शख्सियत थी कराची की सियासत में सबसे बड़ा नाम। और अगर कराची की पॉलिटिक्स की बात की जाए और हम उनका तस्करा ना करें तो कराची की सियासत अधूरी सी दिखाई देती है। हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, हम उनसे थोड़ी ज़िंदगी के बारे में भी, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से, जो कि सीनियर पॉलिटिशियन हैं और तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी के सरबराह हैं। चलें तो मैं अब आपका इंतज़ार ख़त्म करवाती हूँ और आपकी मुलाकात करवाती हूँ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से। चलिए जी। तो नाज़रीन, आज के मेहमान का मैंने आपसे तारुफ़ करवाया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और उनसे आज बातें भी करते हैं, कुछ मज़े की भी। और जिस तरह मैंने उनके तारुफ़ में बताया कि अगर हम कराची की सियासत की बात करें, उनका नाम ना आए तो ये सब कुछ बहुत अधूरा सा हो जाता है कि हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कराची की और डॉक्टर फारूक सत्तार का नाम नहीं आ रहा है। आज हम उनसे थोड़ी पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी, और वो तमाम चीज़ें जो अभी आप लोग भी जानना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कुछ जलसा कामयाब बहुत ज़्यादा हुआ है, उस पर हम उन्हें मुबारकबाद भी देंगे। और आप वो तमाम सवालात जो जानना चाह रहे हैं ना कि कितनी परेशानियां झेली, कितनी प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद ये बहुत बड़ी एक कामयाबी हुई, जिस तरह हमने कराची के लोगों को यकजा देखा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पहले से ज़्यादा अपबीट और पहले से ज़्यादा हौसलामंद जी। मैंने तो इस कामयाब जलसे के दौरान जो मुझे रिस्पांस मिला जी। तो मैंने कहा कि मुझे ये यकीन हो गया कि पाकिस्तान में लोग मायूस हैं, लेकिन अब भी नज़रियाती सियासत की गुंजाइश है। मिडिल क्लास अब भी आगे आकर इस मुल्क को अपना सकती है, बचा सकती है। जोश और जज्बा तो मौजूद है ना। आज जोश और जज्बे की अगर हम बात करते हैं, हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ इनका पसंदीदा प्रोग्राम, आज हमारे प्रोग्राम की 50 एपिसोड्स हो रही हैं कंप्लीट, और इसीलिए आपके पसंदीदा मेहमानों में से बहुत ज़्यादा पसंदीदा मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ चाहती हूँ कि ज़रा हमारे नाजरीन से कोविड-19 का शेयर करें कि उसमें अगर मैं आपको जितना हमारे नाजरीन भी आवाम जानती है और हम सब भी जानते हैं, तो ये कैसे हुआ, ये मौजूदा लोगों से शेयर करें। कोविड-19 जब आप भी उस वबा का शिकार हुए तो क्या आसान था घर में बैठना? अच्छा, पहले तो मैं आपका, चूँकि ये 50वां या गोल्डन जुबली प्रोग्राम है ना, तो इस पर आपको फैज़ नेटवर्क और आपकी सारी टीम को भी दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। और ये देखें, इत्तफाक है कि हमारा एक तरफ जलसा कामयाब हुआ है जी, और आपकी सेलिब्रेशन भी, ये 50वीं गोल्डन, और अवार्ड भी मिल चुका है मुझे इसी प्रोग्राम के लिए। चलें, ये भी एक, और हम भी इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं सोशल मीडिया, आपके नेटवर्क के ज़रिए लोगों से बात करके जी। तो मैं ये कहूँगा कि कोविड-19 ज़ाहिर है कि एक पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। हाँ, बिल्कुल। और जो पहली वेव आई थी उसमें पाकिस्तान में जो रवैया था वो बड़ा मुनासिब था और हमने उसका सही तरीके से मुकाबला किया जी। तो उससे हमारी बड़ी आबादी जो है वो उसका शिकार होने से महफूज हो गई। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो शायद हम उस तरह, और मैं दूसरी लहर में शिकार हुआ था जी। अब तो थर्ड वेव आ चुकी है, जो कि और ज़्यादा है जी। तो दूसरी वेव में जब मैं ज़ाहिर है, तो चूँकि पहली वेव में भी सभी तकरीबन घर पे बैठे थे, लेकिन हमें तो लोगों में जाना था, उनके राशन के मामलात को देखना था। जितनी यूथ NGOs थी, जितनी कम्युनिटी बेस्ड
तंजीमें काम करी थी, जितनी मोहल्ला कमेटियाँ काम करी थी। और आपने तो बाकायदा तौर पर उसके अंदर एक सियासतदान की तरह तो लेकिन सोशल वर्कर की तरह साथ शामिल होकर ऐसा ही काम हुआ। किया, हमने सरपरस्ती की है हर एनजीओ की। जहाँ हमारे ताल्लुकात थे, हम जानते थे फिलंथ्रोपिस्ट मुखैर हजरात, तो उनसे ले लेके हम भी उस काम में शामिल थे। और जहाँ हमारी यूथ काम कर रहे थे, हम उनकी सरपरस्ती कर रहे थे, बिरादरियाँ काम कर रही थी, हम उनकी सरपरस्ती कर रहे थे। जी बिल्कुल। अब उसी में जब ये सारा काम चल रहा था, तो मुझे लगता है कि फिर वो शादियों पर भी जब पाबंदी उठी, तो उसमें भी अब जाहिर है कि किसी को मना नहीं कर सकते। वहाँ थोड़ी SOPs मेरे ख्याल में उस तरह से फॉलो नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि उन इज्तिमा में थोड़ा सा बेध्यानी में लोगों ने एक दूसरे से ना चाहते हुए गले से भी मिलना, मुबारकबाद भी देना और बहुत ज़्यादा हाथ भी मिलाना और फिर मास्क भी नहीं पहनना। तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से बदएहतियाती ज़्यादा हुई। तो मुझे लगता है मैं वहीं से, मुझे भी कोविड हुआ। अच्छा, लेकिन देखिए फिर वो बात आ गई, सबर आपने कैसे किया? उस वक्त क्या होता था? देखिए बीवी के साथ, बीवी भी हाँ, ये साथ देने वाली साथ थी आपके। साथ देने वाली ने साथ दिया। और उसको मैंने कह दिया था, उसको उस वक्त तो कोविड नहीं था कि भाई मुझे पॉजिटिव आ गया तो मैं ऊपर चला जाता हूँ अपने दफ्तर के साथ, बेडरूम है वहाँ पर, तुम ये इस बेडरूम में रहो। तो उसने कहा नहीं, मैं साथ ही रहूँगी। तो अब बीवी के साथ मैंने अज़राए मजाक फिर ये इस्तिलाहात ईजाद की कि बीवी के साथ अगर क्वारंटाइन गुजर रहा हो तो वो बीवी के लिए तो वैलेंटाइन होता है, क्योंकि उसको शौहर बड़ी मुश्किल से हाथ आता है, लेकिन शौहर के लिए वो मकबूजा पैलेस्टाइन होता है। ये अच्छा, अगर आपने अब जब जिक्र किया है लाइफ पार्टनर आपकी हमसफ़र अफशा भाभी के लिए, मैं कोई मैसेज ऐसा चाहूँ कि जो बाज़ चीज़ें होती हैं, इंसान के बहुत करीबी लोग होते हैं, उन्होंने वो कभी भी उनके सामने इजहार नहीं किया होता, उनको क्या मैसेज देंगे आज अफशा को? जी मेरे ख्याल में मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई अफशा एक बहुत कॉम्पेटेबल लाइफ पार्टनर है। हाँ। और शुरू में जाहिर है कि उसके लिए भी मेरी लाइफ की जो मेरे नेचर ऑफ जॉब था, जो डिमांड थी, उसको मीट करना, उसके मुताबिक चलना उसके लिए मुश्किल था। बिल्कुल। तो हमारे दरमियान खटपट ज़्यादा होती थी। जाहिर है कि बच्चे भी उस वक्त एक बहरान था, एक रियासती ऑपरेशन चल रहा था, तो फिर उन्हें लेकर अमेरिका मुंतकिल होना पड़ा। हाँ। और फिर उन बच्चों को उस तरह उस उम्र में रेस करना और फिर वहाँ जॉब भी करना, जाहिर है मुश्किल मरहला था बेहद। सियासत से मैंने अपने कोई ख़जाने तो भरे नहीं थे और लोगों के सामने मेरी लाइफ है, ना मैंने जायदाद बनाई, ना अमलाक, ना मेरे कारोबार, ना मेरी फैक्ट्रियाँ, मिले, प्लॉट, प्लाजे, बाहर बैंक अकाउंट के, मतलब मैं जो हूँ लोगों के सामने हूँ। तो जाहिर है कि उनके लिए भी टफ़ लाइफ थी, मेरे लिए यहाँ टफ़ लाइफ थी, फिर जेलों में आना जाना आए दिन का मामूल था। तो उसमें आपकी पर्सनल लाइफ तो सफ़र करती है, लेकिन फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने भी एडजस्ट करना शुरू किया। तो मेरी दुआ है कि ये मोहब्बतों का सिलसिला हमेशा कायम और दायम रहे। अभी फिर मैं आपसे बोलूँगी कि मैं इंटरप्ट करूँगी ब्रेक, लेकिन मोहब्बत का ब्रेक नहीं होगा, ये सिर्फ प्रोग्राम में होगा। देखते रहिए नाज़रीन, शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। उनसे बहुत अच्छी बातें हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले जब हमने बात की इनकी लाइफ पार्टनर की, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बाद वालदा साहिबा का जिक्र ना हो, और हम सबकी दुआ है कि उनका साया इनके सर पर हमेशा सलामत रहे। अपनी वालदा के साथ की अगर अभी की जो सारा वक्त चल रहा है उसमें क्या टाइम दे पाते हैं, और अगर उनके लिए कोई मैसेज मांगूँ तो क्या देंगे? मैं समझता हूँ कि हर इंसान के लिए उसकी माँ से ज़्यादा तो कोई और बड़ी नेमत हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी ब्लेसिंग ये तो हर इंसान की ज़िंदगी में है, और अल्लाह ताला उनका साया कायम व दायम रखे ता देर। और मुझे उनकी ममता, उनकी दुआओं का जो हिसार है मैं उसमें हमेशा रहूँ। और मुझे जो बोलने का मैंने कहा तो उस दिन टीवी पे 9 नवंबर 2017 जब सियासत मैंने छोड़ दी, फिर मेरे साथियों ने उनसे कहा और वो मुझे फिर मना कर ले आई, तो ये बिल्कुल नेचुरल था, उसमें कोई हमने मसनूई चीज़ क्रिएट नहीं की थी। और फिर वो जिस तरह मैं कोई बात कर रहा था तो उनको बहुत सारी बात करनी थी, उन्हें भी मैसेज देना था कि भाई अच्छी साफ़ सुथरी MQM या सियासी अमल कायम करें और लोगों के साथ नरमी से पेश आएँ, उनका ख्याल रखें, मतलब वही सारी बातें बताना सर।
तो मैंने उनको किसी जगह रोक दिया, तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे बात करने दे। जी। तो जब वो इतनी बात कर सकती हैं तो एतमाद उनके अंदर है, हाँ, फिर उन्हें इंसानियत का जो एहतराम और जी। एहसास, लोगों के हाँ। दुख दर्द का, ये सारी चीज़ें मुझे शायद उनसे, मेरे वालिदैन से और ख़ास तौर में वालिदा वालिदा से से। मिली। और फिर उसके बाद उनके आसाब बड़े मजबूत थे। हाँ। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली मेरे जीन में थी, मुझे जो मिली। आती चली गई। और अच्छा, फिर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाना, लेकिन उसके लिए ये इजाज़त नहीं थी कि सियासत में जाना। हाँ, लेकिन लेकिन देखें आप जिस तरह बेचैन हो रहे हैं ना, हमारे नाजरीन भी हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हो और आप सारे जलसे की कामयाबी या आगे क्या होने वाला है सियासत में वो जानना चाहते हैं, उस पर बात ना हो। उनके जलसे से हम सब ने एक बात सुनी आपकी, जब आपने जलसे में कहा कि अब इस बार जो अगला यौम तासीस होगा वो एक साथ होगा, उसको क्या समझा जाए डॉक्टर साहब, जरा कुछ तो ब्रेकिंग दें। देखें, ये 2.5 सालों की अलहदगी में अगर मैंने MQM को मिस किया, जी और इसीलिए मैंने कोई और पार्टी नहीं बना, जी मैं मुल्क छोड़कर नहीं गया, मैं मायूस भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरी बात, मैं किसी और पार्टी में नहीं गया। हाँ बिल्कुल। तो ये मेरे वो क्रेडेंशियल्स हैं हाँ जो इससे पहले जब तक मैं MQM में था, तो मैं तो आज भी अपने आप को MQM से नहीं अलग समझता। हाँ मेरे तो जीना मरना MQM, मेरा सोना जागना MQM, मेरा उठना बैठना यानी मेरी ज़िंदगी के साथ है। हाँ अब उन्होंने मुझे अलग किया तो मुझे ये भी यकीन है कि अगर मैंने मिस किया जी। तो मुझसे ज़्यादा उन्होंने मुझे मिस किया। अच्छा, आपकी और बात में आज- आपकी बात में आज- कभी इंटरप्ट नहीं, आज- आज करूंगी, देखें आज करूंगी, आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अच्छी बात मेरा, क्योंकि जो प्रोग्राम है ना वो मोहब्बतें, दिलें सब हाँ। जोड़ता है, करीब लाता है। तो आज हमारे प्रोग्राम को जो भी नाजरीन देखने वाले हैं वो ये सब जानते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं, मेरे इसी प्रोग्राम में रेहान हाशमी साहब का इंटरव्यू किया और उन्होंने यही लफ्ज़ जो आप कह रहे थे उस तरह से उन्होंने कहा, उस तरह से नहीं है। लेकिन आज भी अगर मैं मौजूद हूँ और मैं अपना मेंटोर मानता हूँ, किसी को आइडियलाइज करता हूँ, तो वो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ये है। मैं- तो ये जो दिलों की बात है ना, देखिए हम भी बता रहे हैं आपको कि हमारा काम है मोहब्बतें करवाना, आपस में दोस्ती छोड़ना करवाना, नहीं। नफरतें नहीं है, और यही हमारे मुल्क की सलामती के लिए भी अच्छा है। अच्छा, इस बात को कंप्लीट करेंगे, मैं बड़ा माजरत बीच में नहीं, इंटरप्ट कोई कर बात जाती हूँ ना। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो बिगाड़ है, जो खराबी है, जी वो दूर हो। हाँ क्रेडिबल चेहरों को, यानी मोतबर चेहरे, काबिल एतबार जी और काबिल कबूल हाँ चेहरे, उससे क्या होगा कि अब हम जो हैं वो रुखसत होने वाली लॉट है रहनुमाओं में या सीनियर कारकुनों हाँ में। अब हमारे पास बहुत बड़ा गैप और वैक्यूम है। हाँ ये खला कराची की माशरत, मईशत और सियासत के लिए तो ज़हर कातिल है। हाँ ये कौमी यकजहती के लिए भी इसमें एक बड़ा नुकसान का पहलू है। हाँ तो इसलिए सारे MQM के धड़ों को भी एक जगह जमा हाँ, होना, हाँ। बिगाड़ और ख़राबी को दूर करके हाँ ज़्यादा मोतबर काबिल कबूल चेहरों को आगे लाके, और उसके बाद 35 साल से कम उम्र के लोगों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़रिए से आगे लाके, और फिर इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इंतखाबात में भी 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों को, बेटे बेटियों को आगे लाया जाए। और एक बेटा 35 साल से कम उम्र का अगर कराची का मेयर हो तो फिर एक बेटी कराची की डिप्टी मेयर हो। हाँ। ये है कराची का फ्यूचर और ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसमें मैं बात करूं, जिस तरह से अभी कराची की सियासत की बात हो रही है, उससे पहले MQM हकीकी के रूप में, फिर उसके बाद PSP भी, फिर ये 2 धड़े MQM के हो गए, PIB, बहादराबाद, और बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। वॉइस ऑफ कराची नाम की भी एक चीज़ कराची वालों के लिए पैक होकर आई, ऐसा फील हुआ कि ये चीज़ें वही हैं, सारी पैकिंग डिफरेंट हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब बहुत सारे लोग जो अब PSP में तो गए ही नहीं, जी लेकिन या तो बहादराबाद और मेरे दरमियान अगर तकसीम हुए हैं तो फिर एक लॉट छोटी सी ऐसी भी जो अपने आप को ज़्यादा नज़रियाती कहती। जी अच्छा, वो दिल से मेरे करीब है, लेकिन वो समझते कि उनको फिर से कोई कनेक्शन मिले हाँ लंदन का, हाँ और फिर से कोई कनेक्शन मिले बाहर का। अच्छा तो जब नदीम नुसरत साहब ने और वासे जलील ने ये कोशिश की, जी तो उन बच्चों ने कहा कि देखिए, मैंने कहा उनका एजेंडा बुरा नहीं है कि वो कराची की बात कर रहे हैं कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, ये हम सब कहते हैं। हाँ कराची पाकिस्तान का गेटवे है, तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ है, और 70% मरकज़ को और 90% सूबे को रेवेन्यू देता है। जी तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि फिर
अगर वो बात कर रहे हैं तो क्या वो यहाँ आकर भी सियासत कर सकेंगे? हाँ। तो इस सवाल का जवाब नहीं था। अच्छा, तो इसमें अब लेकिन हम आपकी एक अफोर्ड नहीं बात कर है। सकते। देखें, वो बानी हाँ, थे हाँ। एमक्यूएम के, तो उस वक्त तक तो अफोर्ड कर लिया जी। कि वो वहाँ बैठकर भी पार्टी चलाएं। जी। लेकिन उसका भी बिलाखिर नतीजा क्या निकला कि वो उस रियलिटी से बिल्कुल दूर थे। जी। जब उन्होंने 22 अगस्त को मुल्क के खिलाफ नारे लगा दिए, तो जो रियलिटी हम यहाँ बैठ के फेस करते हैं, देखते हैं, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ना इन नारों की इजाज़त देता है, ना मुल्क के खिलाफ इस तरह की कोई बात सुन सकता है। तो हम 23 को जब उन्होंने लाइन खींची, हम अलग हो गए। तो यही बात मेरे ख्याल में क्लियर नहीं हुई थी वॉइस ऑफ कराची वालों की तरफ से, और उनको खुद नहीं पता था कि वो कराची आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। तो क्या दोबारा कोई तजुर्बा होगा कि वहाँ से बैठ के? तजर्बे बिल्कुल नहीं हो सकता बिल्कुल, तजुर्बा। एक बिल्कुल। तजुर्बा हो गया, एक तजर्बा। और आपने बड़ा क्लियर कहा, अभी मैंने आपकी रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी देखा, जब आपने ये कहा कि मैं अब अफोर्ड, यानी हमें अब झूठ नहीं बोलना चाहिए कौम से। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि हम लोगों को एमक्यूएम का तो बुनियादी नज़रिया रियलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म, हकीकत पसंदी, अमलियत पसंदी। हाँ। और मेरे विजन में दूर दूर तक मुझे मालूम है कि अब हमें पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान में करनी है, पाकिस्तान से करनी है, पाकिस्तान के लोगों के लिए करनी है, और यहीं बैठकर करनी है, बाहर से नहीं हो सकती है। तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन बात ख़त्म हुई है अभी। बात बहुत देर से सब हमारे इंतज़ार कर रहे थे, पूरी टीम भी, कि ब्रेक का वक्त हो गया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था कि इतनी अहम बात हो रही हो, मैं फिर दोबारा से बोलूं कि अभी फिर मैं इंटरप्ट करने जा रही हूँ, लेकिन अब करूँगी मैं। नाज़रीन, देखते रहिए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। मैं इन नाज़िया अली और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस अच्छे कॉज़ के लिए जिसके लिए ये काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम है, जो एक मुकम्मल भरपूर प्रेजेंटेशन देता है मुमताज़ लोगों की ज़िंदगी पर, उनके तजर्बात पर, और उनका जो पैगाम है आने वाली नस्लों के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मेरी तरफ से एक बार फिर मुबारक गोल्डन जुबली के मौके पर, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम अपनी पूरी आबोताब के साथ चलता रहेगा। शुक्रिया। शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ ये एक मुनफरिद प्रोग्राम है जो माशरे की फ़लाह व बहबूद के लिए इंतहाई खूबसूरत और बहुत एक मुनफरिद अंदाज़ में ये प्रोग्राम अपनी खदमात पेश करता है। और माशरे में तालीम के हवाले से, शेर व शायरी के हवाले से, अमन व आशती के हवाले से और बाहमी हम आहंगी के हवाले से नाज़िया अली अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इनका एक मुनफरिद अंदाज़ है जो इंतहाई दोस्ती पर मबनी है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है इनकी। जी, तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब से ज़रा थोड़ा पॉलिटिक्स पर भी बात हुई। अब क्यों ना कुछ चटपटी बातें हो जाएं, क्योंकि गोल्डन जुबली एपिसोड है और आप सब भी चाहते हैं कि वही सारी चीज़ें इनसे ही पूछी जाएं कि दिमाग कहाँ कहाँ लगा हुआ है, सिर्फ सियासत में भी है या कुछ एकदम से पूछा जाता है तो वो सवाल का जवाब इनके जहन में आता है या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करती हूँ, हमारे इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, और जहाँ तक आप यूथ की बात करते हैं तो बहुत सारों की औलादें भी हैं। ईदी की अगर मैं बात करूं, ईद में अभी वक्त है, लेकिन हमारे प्रोग्राम के लिए हम तो बात, क्योंकि मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में कहा, जिस तरह चांद रात होती है फिर ईद होती है, सेलिब्रेट की जाती है, उस तरह से हमारा आज का प्रोग्राम है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करती हूँ, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी औलादों में से अगर आपको किसी को ईदी देने के लिए कहा जाए और मैं 3 नाम आपको दूँ, जिस तरह से बिलावर जरदारी साहब हैं, मरियम नवाज़ साहिबा हैं और अफजा अल्ताफ़ साहिबा हैं, तो अगर 3 नाम है ये, उनमें से कोई एक नाम आप चूज़ करें तो आप ईदी किसे देंगे? जब मैं ईदी देने वाला बनूंगा और उस पोजीशन में होऊंगा। अच्छा, तो अभी किसी को नहीं देंगे? तो फिर मैं उन तीनों को ही दूंगा, तीनों को ही दूंगा। मेरी नज़र में तो नहीं, लेकिन अगर हम एक ऑप्शन दें, देखें फिर बात ये आ गई ना। देखिए नहीं, बारी बारी कर लेना। नहीं, मैं जितनी भी मेरे पास ईदी होगी मैं तीनों में तकसीम करूंगा। ये देखें, फिर ये सियासी जवाब आ गया है। अच्छा चलें, अब जब लोग जो बोलते हैं ना, मेरे लिए वो सब बच्चे हैं और वो ज़ेर तालीम है या ज़ेर तरबियत हैं, सियासत के मकतब में है या दर्सगाह में है, मेरे लिए बराबर है। अच्छा, हम अपने पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, और अगर कोई ऐसा इवेंट आए, कोई मौका हो, तो आप, अगर मैं गिफ्ट की बात करूं कि इमरान खान साहब को कोई गिफ्ट देना है और आपने खुद अपनी पसंद का देना है, उनको क्या देंगे? उन्हें मैं
आईनी इस्लाहात का एक पैकेज है जो मैंने तैयार किया है, जी जो कि मुल्क के बुनियादी मसाइल का हल है, और उस पर इत्तफाक़ राय इतना मुश्किल नहीं है अगर वो कोशिश करें। जी तो वो जो मेरी 35 साल की जो ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी, सियासत, मैदान सियासत में, उसका खुलासा है। हाँ आर्टिकल 160 के तहत क्या हो सकता है, आर्टिकल 149(4) के तहत क्या हो सकता है, आर्टिकल 140(a) के तहत क्या हो सकता है। अगर इस पर एक कौमी एजेंडा बन जाए और कौमी इत्तफाक़ राय हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये तो कि फिर वही बात आ गई, ये फिर पॉलिटिक्स की आ गई। मैंने गिफ्ट पूछा है, कोई एक गिफ्ट बताइए। प्राइम मिनिस्टर को अगर 22 करोड़ आवाम की रिलीफ के लिए गिफ्ट दिया जाए, इससे अच्छा बेहतर गिफ्ट और कौन सा होगा? नाजिया, क्या बात कर रही है? अच्छा, शेख रशीद साहब की अगर मैं बात करूँ, शेख रशीद साहब को कौन सा गिफ्ट देना पसंद करेंगे? टेप। अच्छा, मुंह पे लगाने के लिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात करूं, कहीं पे भी कोई इवेंट आता है और आपको चॉइस है कि इनको कोई गिफ्ट देना है, तो क्या देंगे? मैं उनको यही गिफ्ट दूंगा कि एक MQM हो और नेक MQM हो। और जरदारी साहब की अगर मैं बात करती हूँ बस मेरे ख्याल में उन्होंने जो कुछ लिया है उनसे थोड़ा बहुत वापस ले लूँ, वही गिफ्ट है। देखिए जरा आ रही हैं चीजें। अच्छा, थोड़ा सा अब आपने, लेकिन देखिए उनके बाद जो तवील नहीं करना है, उसमें से कौम को थोड़ा बहुत दे देंगे, ये मेरे ख्याल में। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक लफ्ज उसके बाद बोलूंगी, देने के उसके लिए बाद बहुत आप अब देखें, अब इनका असल इम्तिहान का आगाज हो रहा है, क्योंकि एक लफ्ज में ही आपने जवाब देना है। एक लफ्ज जिंदगी, पहले तो ये तय करें कि जिंदगी, जिंदगी सबसे बड़ी नेमत, मतलब फिर आगे सबसे बड़ा। हाँ, सही है, सही है, हमने मान लिया। रंग, जिंदगी। अच्छा, अब इनकी पसंद का सवाल है। सियासत, जरूरत। पैसा, हाथ का मैल। वाह भाई। दुनिया, गोल है। आ रहे हैं आज जवाब। पाकिस्तान, जिंदाबाद। हाँ, ये वाली चीज़ है। अच्छा, अगर प्रोग्राम के लिए अब मैं आखिर में कोई मैसेज लेना चाहूँ आपसे, क्योंकि अब मैं, नाजरीन भी हमारे बेचैन हैं, केक भी काटना है अभी आपने गोल्डन जुबली का, हमारे प्रोग्राम के लिए क्या मैसेज देंगे? ये बोलेंगे मैंने आगाज़ में दे दिया लेकिन फिर दोबारा लेना है। मैं समझता हूँ कि 2-3 बातें हैं जिसके नतीजे में आप मुस्तकिल आगे बढ़ते हैं। एक तो आपका विजन यानी बसीरत और नज़रिया बहुत वाज़ेह और क्लियर हो, जी, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो, आप फोकस्ड हो। हम्म, दूसरा, आप अपने उस मकसद मिशन के साथ मुखलिस हों, हाँ, खुलूस या अखलास। हाँ, तो पहले आइडियोलॉजी या विजन, हाँ, आपके इस प्रोग्राम की भी आइडियोलॉजी या विजन है, इसका जी, मकसद है, मकसद। दूसरा, उस मकसद के साथ अखलास, हाँ, मेहनत, आप दिन रात लगे रहते हैं आप लोग। जी, और तीसरा, इस्तिकामत, कंसिस्टेंसी के साथ। जी, तो फिर कोई बैट्समैन हो, वो भी 50 रन बनाता है, फिर 100 रन बनाता है, जी, तो मुझे लगता है आपका इरादा भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का। और जो टीम सेबेस्टियन था जी, कि पॉलिटिकल इश्यूज को भी बहुत हाँ, लाइटर वे में वो करता था। इसी तरह लैरी किंग जी, जो CNN का था। तो हमारे भी गोल वही होने चाहिए। हमें, हमारे लोगों में बड़ी सलाहियत है, हमारी जी, लड़कियों में, लड़कों में, जी, नौजवानों में, हाँ, और वो बहुत दूर जा सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि उनमें एतमाद है, नज़रिया है, खुलूस है और इस्तकामत है। तो मेरे ख्याल में गोल्डन जुबली इन चीज़ों के बगैर नहीं आती। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तहसीन जी, बहुत शुक्रिया। और अब हम केक काटते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार हमारे नाजरीन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम गोल्डन जुबली का हमारा केक काटते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पसंद भी किया, जिस तरह से इंटरव्यू में बात हुई कि गोल्डन जुबली का केक आज काटेंगे, तो साथ देंगे ही हमारा। चलो, लेकिन मैं केक तो काट रहा हूँ, बकरीद पे बकरा काटने के लिए मत बुलाना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और मैं इसके साथ एक तो सब हमारे नाजरीन को, पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक बात मैं कहूँगी, आज केक काट लिया है, लेकिन जब हम साथ केक काटते हैं ना, तो वो फिर खाते हमें बदहज़मी किसी और को हो जाती है। इस बार किसी को होनी नहीं चाहिए, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से शाम फैज़ किया आपके लिए। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया आपका। गोल्डन जुबली, और मे यू ऑलवेज डू वेल, यू एंड योर टीम, ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू सो मच। और एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से, जो आपको हमारे चैनल की हमारी याद दिलाता रहेगा हमेशा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और हमेशा की तरह फिर मैं यही कहूँगी कि हम आपको फिर ज़हमत देंगे, ख़ासतौर पर जब ईद आएगी तो ईद पर भी आपको हमारे प्रोग्राम में शरीक होना है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ देखा। जिस तरह से हमने बात की, हमारे प्रोग्राम को आपने पसंद किया, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, हमने जलसे की बात की, कामयाबी की बात की। तो जहाँ कामयाबी की बात आती है वहाँ इंसान की मेहनत और सबसे बड़ी बात उसका साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान भी मेहनत करता है, कितनी भी दुश्वारियां हों, वो आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। और जहाँ तक लोगों की बात होती है, उसके लिए आज मैं सिर्फ यही कहूँगी, क्योंकि हमारे जो मेहमान थे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, वो हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम में जब भी शिरकत करते हैं, कहीं भी होते हैं, तो शेर ज़रूर सुनाते हैं। आज ज़रा मैं सुना देती हूँ आप सबको। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।